नमस्कार। सुनिए जरा, मैं आपका स्वागत है। मेरा नाम है रोहित दुबे और मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ शम्सुर रहमान फारूकी द्वारा लिखी कई चांद थे सरे आसमां का 34वां बाब। हदे कमाले निसाब हुस्न। वजीर उस दिन नवाब यूसुफ अली खां की बग्गी में बैठकर आई थी। इरावदी के सागवान की बग्गी थी। उसमें 2 सफेद घोड़े जुते हुए थे और उसके हल्के नीले रंग के दरवाजे ऊंचे और पूरी तरह बंद थे। ऊंचाई के लिहाज से बग्गी आमतौर पर बहली, बैलगाड़ी और रथ से कोई 6 अंगुल ज्यादा ऊंची होती थी। बेपर्दगी की संभावना को बिल्कुल खत्म करने की गरज से दरवाजों के पीछे अंदर की तरफ भारी कम ख्वाब के पर्दे भी लटकाए गए थे। बग्गी की छत और पहिए मलाई के रंग के थे। घोड़ों की कलगियां शुतुरमुर्ग और मोनाल, जो कि पहाड़ी चकोर होती है, उसके परों की थी। उनके बदन पर रेशमी पोजियां और सुनहरी झालर की दुमचियां, सफेद हिरन की खाल की अंधेरियां या चश्मबंद और गेंडे की खाल की जंजीरें थीं, जिन्हें गूंथकर लगाम की शक्ल दे दी गई थी। बाहर की जगह पर बहलबान के साथ वजीर ने किराए का एक सोंटा बरदार बिठा लिया था। बग्गी नवाब शमसुद्दीन अहमद की सीढ़ियों से लगकर ठहरी तो फौरन सोंटा बरदार अपनी जगह से कूद कर नीचे आया। उसने बग्गी के दरवाजे पर अदब से दस्तक दी। दरवाजा अंदर से खुला, पर्दा हटा। सोंटा बरदार ने एक छोटी सीढ़ी बग्गी की चौखट से अटका दी। सीढ़ी लगते ही उसकी सवारी का दाहिना पांव बाहर निकला और सोंटा बरदार की आंखें चकाचौंध हो गईं। उसने बेख्तियार चाहा कि अपना हाथ बढ़ाकर उतरने के लिए सहरा दे, लेकिन दूसरे ही पल वजीर ने दूसरा पांव बाहर निकाला। सोंटा बरदार ने बिजली की सी कौंध महसूस करके घबराकर कदम पीछे हटा लिए। वजीर लापरवाही के से अंदाज से उतरी और हवेली की सीढ़ियां चढ़ने लगी, निगाहें झुकाए हुए, गोया सीढ़ियों पर अपने पांव मजबूत जमाना चाहती हो। उसने दूसरी सीढ़ी पर कदम रखा ही था कि नवाब के दरबान ने अदब के साथ, एहतियात से लेकिन बुलंद आवाज में ठहर ठहर कर ऐलान किया, हुजूर, वजीर खानम साहब तशरीफ लाती हैं। अब तक वजीर आखिरी सीढ़ी चढ़कर बरामदे में दाखिल हो चुकी थी। नवाब शमसुद्दीन अहमद बेताबी से ताजदार दरवाजा छोड़कर बाहरी दरवाजे पर आए। उसके दोनों किवाड़ पाटों पाट खोलकर मोहब्बत भरे आगोश को भी खोल लिया। वजीर की आंखें कुछ उठी, उसके चेहरे पर जरा सी मुस्कान आई। उसने वहीं से झुककर तस्लीम की और नवाब से नजरें मिलाकर लेकिन हया से भरपूर लहजे में कहा, अल्लाह नवाब साहब को सलामत रखे। इस नाचीज के लिए सरकार ने इस कदर जहमत की, मैं पसीने पसीने हुई जाती हूँ। यह कहकर उसने निगाहें झुका ली, लेकिन नवाब की तरफ बढ़ती रही। निगाह मिलाकर बात करना उसने मास्टर ब्लैक से सीखा था। कई बार की गलतफहमी और झुंझलाहटों के बाद उस पर यह बात जाहिर हुई थी कि फिरंगी लोग निगाहें फेरकर या झुकाकर बात करने वालों को दगाबाज या बेईमान समझते हैं। हालांकि हिंदी तहजीब में यह था कि बड़ों से, अजनबियों से, करीबी अजीजों से आंख मिलाकर बात नहीं करनी चाहिए। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसने खुद को समझा लिया था कि आंखों में आंखें डालकर गुफ्तगू न सही, निगाह सामने रखना तो शाही दरबार के भी आदाब में शामिल है। फिर यहाँ भी क्या हर्ज है कि अहम बातें कहते वक्त सामने वाले के चेहरे पर निगाह पड़ती रहे। हालांकि नवाब ने इस बात को महसूस किया कि वजीर ने निगाहें न झुकाकर एक तरह से अपनी बराबरी या आजादी का इशारा पेश किया है, लेकिन उन्हें यह अकड़, यह सर उठाकर चलना अच्छा भी लगा। वजीर के मिजाज में उन्होंने एक तरह का आत्मविश्वास भरा फख्र और एक शान भरी बेनियाजी भी देखी थी, जो महज हुस्न के गुरूर या माशूकी के एहसास की वजह से न थी, बल्कि दुनिया के बारे में उसके कुछ दरवेशाना रवैये की वजह से थी।
उन्हें लगता था कि वजीर को चाहत से कोई हिचक ना थी, और अगर वह किसी को चाहती तो उस पर अपने हुस्न की दौलत लुटाने में कुछ कंजूसी न करती। लेकिन अगर वो जिसे चाहती वो उसे ना चाहता, हालांकि ये लगभग नामुमकिन था, तो वजीर उसके पीछे पीछे दीवानों की तरह न फिरती, न लट्टू होकर तवज्जो की भीख मांगती। 12-14 हाथ का बरामदा तय करने में कुछ वक्त तो लगना ही था, और इस बार फैनी पार्क्स की तरह नवाब ने भी महसूस किया कि वजीर की चाल कुछ ऐसी हल्की, लताफत से भरपूर लेकिन शहजादियों वाली थी कि लगता था जमीन उसके आगे बिछी जा रही हो। शमसुद्दीन अहमद अब दरवाजे से पूरी तरह बाहर आ गए। उन्होंने भी झुककर तस्लीम किया और हिम्मत करके वजीर की कमर में हाथ डालकर उसे सदर दरवाजे की तरफ ले चले। अल्लाह ताला ने कोई फरिश्ता भेजा होगा कि आपको चलना सिखाए। ऐसी चाल हम जैसे मामूली इंसानों की तो हो नहीं सकती। नेमत खां अली क्या खूब कह गया है, रंग गुलशन बजमी तर्जे निगाहश रेजद, नक्शे पा बरगे गुले ताजा बराहश रेजद। मतलब उसके देखने का अंदाज जमीन पर बगीचों की बुनियाद डाल देता है। उसके पांव के निशान उसकी राह में ताजा फूल बिखेरते हैं। नवाब हुजूर मुझे कांटों में ऐंचते हैं, मुझे अपनी कनीज़ी शुमार करें, यहाँ आकर तो यूं ही मेरा दम फूला जाता है। अल्लाह, ये दीवाने आलीशान और मैं भला यहाँ क्यों कर खप सकूं हूं यही सोचकर हलकान हुई जाती हूं। अब तक वो ताजदार दरवाजा पार करके दीवान खाने में पहुंच चुके थे, और हर नए आने वाले की तरह वजीर भी उसकी कैफियत और पूरा हाल देखकर दंग हुई जा रही थी। उसकी समझ में ना आता था कि कदम कहाँ रखे। ऐसी सूरत में नवाब का उसे लालसा भरी नजरों से देखते जाना और कमर में हाथ डालकर दीवान खाने में अपनी नशस्त गाह तक लिए आना बहुत पसंद आया। उसने दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र किया और नवाब का शुक्रिया अदा किया। नवाब ने वजीर को बीच में बिठाया और खुद दाईं तरफ को जरा हटकर उसके सामने बिल्कुल उस तरह बैठे जैसे वजीर अपने घर में बैठी थी। इस्तकबाल और आव भगत के इस अंदाज में जो नुक्ता था वो वजीर से छुपा न रह सकता था। वो आंख उठाकर कुछ कहने ही वाली थी कि नवाब ने अपना दायां हाथ जरा सा बुलंद करके कहना शुरू किया, भाई वल्लाह वजीर खानम, हम इसे अपनी बेहद खुशनसीबी जानते हैं कि आपने यहाँ कदमरंजा फरमाया। इस जहमत के लिए हमारी तरफ से जो भी खिदमत चाहें, सच जानिए कि हम उससे पीछे न हटेंगे। हुजूर, फैज़े गंजूर से खिदमत दरकार नहीं और ना ही हम इसके लायक हैं। हमें हुजूर के साथ मेहरबानी और मोहब्बत की चंद मंजिलों का सफर तय करने का अरमान जरूर है। वजीर ने नवाब की तरफ खुशगवार नजरों से देखते हुए कहा, लेकिन अगर मैं सारबान या काफिला सालार हूं तो मेरी मजदूरी कौन अदा करेगा? मांगिए, क्या मांगते हैं? वजीर ने कुछ जी कड़ा करके कहा, लेकिन उसे भरोसा था कि नवाब कोई हल्की बात न कहेंगे। शमसुद्दीन अहमद को मिर्जा नौशाह का शेर याद आया। हालांकि उन्हें मिर्जा नौशाह और उनके शेरों से कुछ खास लगाव न था, लेकिन शेर इस कदर मौके के मुनासिब था कि उसे पढ़ते ही बना। उन्होंने एक अदाए खास से हाथ फैलाकर शेर पढ़ा, ज़कात हुस्न दे ए जलवा ए बीनश की मेहर आसा, चिराग खाना ए दरवेश हो कासा गदाई का। इसका मतलब कि ए दीदार के जलवे, अपने हुस्न में से कुछ खैरात दे कि सूरज की तरह भिखारी का कटोरा घर के लिए चिराग बन जाए। शान बनाए रहने के हजार इरादे के बावजूद वजीर के चेहरे पर गुलाबी मुस्कान की लकीर सी दौड़ ही गई और फिर उस पर हया की सुर्खी का रंग हावी हो गया। लेकिन यह मौका हया करने का ना था, वरना बात उसके काबू से निकल जाती।
उसने नवाब को कुछ लगावट की निगाह से देखा और जरा हंसकर बोली, वो कहावत तो आपके मुबारक कानों तक पहुंची ही होगी, दाता के 3 गुण, दे न दे, देकर छीन ले। लेकिन ये बेसरो सामान भिखारी जो मांगता है उसे देकर कोई वापस नहीं ले सकता। वजीर एक लम्हे के लिए लाजवाब हो गई। उसने बात का रुख बदलने के ख्याल से कहा, सरकार को मिर्जा नौशा का कलाम बहुत पसंद है। नहीं भाई वल्लाह, हम तो मीर तकी साहब, अल्लाह उनके दर्जे ऊंचे करे, हम तो उनके चाहने वाले हैं। नवाब ने फौरन जवाब दिया, हालांकि हसीन लोग किसी की सुनते सुनाते नहीं, पर आपके भी मुबारक कानों तक उनका कलाम पहुंचा होगा। कासा ए चश्म लेके जूं नरगिस, हमने दीदार की गदाई की। मतलब नरगिस के फूल की तरह आंखों का बेनूर प्याला लेकर हम दीदार की भीख मांगते फिरे। जी मगर सरकार, गदा की गदाई तो खुदा की खुदाई जैसी है कि उसका और है न छोर। मीर साहब की बात पर एतबार करें तो गदा के बार बार इसरार का जवाब लापरवाही करने और मुंह फेरने के सिवा कुछ नहीं। लेकिन ज़कात निकालना तो फर्ज है, बजाय इरशाद। वजीर ने हंसकर कहा। अब उसकी हिम्मत जरा खुल रही थी। लेकिन झलक देखने को आप क्या करार देते हैं? बंदगाने आली ने सुना तो होगा, मिर्जा जलाल असीर क्या फरमा गए हैं? अगर बाज गीरम ज खुर्शीद शायद, जरूयत ज़काते तमाशा गिरफ्तम। मतलब अगर सूरत से चौथ वसूल करूं तो ठीक है, क्योंकि मैंने आपके चेहरे की एक झलक ज़कात से पाई है। भाई वजीर खानम, हमें इन बातों पर ना टालिए। यहाँ यह कोई बात हुई कि दौलत सारे में लहरें ले रही हो और भिखारी को चंद टकों पर टाले वाले दिए जाएं। भाई वल्लाह, हम तो बुलबुल शिराज की जबान से कहते हैं, निसाब हुस्न दर हदे कमाल अस्त, ज़कातम देह कि मिस्कीनों फकीरम। मतलब हुस्न की दौलत कमाल दर्जे पर पहुंची हुई है, मुझे थोड़ी ज़कात दे दे कि मैं मिस्कीन और फकीर हूं। जी सरकार, लेकिन मैं तो कुछ और ही सबक पढ़ी हूं। ज़काते निकुई ज़ब्ते निगाह अस्त, बयाद अज़मन निगहदार ई सुखनरा। मतलब हुस्न की ज़कात बस ये है कि निगाह रोके रहो, आंख उठाओ नहीं, देखो। मेरी इस बात को हमेशा याद रखना। भाई वल्लाह, खुदा जाने किस पक्के कंजूस और लईम की शागिर्द थीं। आपने फारसी कहावत सुनी नहीं कि लईम की बेहतरीन बात यह है कि वो अपनी आदत छोड़ दे, और दाता की बदतरीन बात ये कि वो अपनी आदत छोड़ दे। वजीर तुनक कर लेकिन दिलरुबाई के एक अंदाज से बोली, वाह साहब, जिससे कुछ उम्मीद हो उसकी बुराई करना कोई आपसे सीखे। भाई वल्लाह, हम तो आपको इस तरफ कर रहे हैं कि आप अपना फर्ज अदा करें, वरना हमारा क्या है। खुदा के यहाँ तो पूछगछ आप ही से होगी। महरूमों के गुनाह तो यूं ही माफ हो जाते हैं। जी दुरुस्त फरमाया, तो फिर महरूम ही रहिए। वजीर खिलखिलाकर हंसी, मगर हम इतने गुनहगार भी नहीं हैं। हमारे तो मुजरिम हैं। मुजरिम सही, हम तो उम्र कैद के लिए तैयार हैं। वजीर एक लम्हे के लिए ठिठकी। उम्र कैद? ये भी वही ब्लैक साहब का किस्सा था। कई जवाब उसके मुंह पर आकर रह गए, लेकिन यह मौका शायद ऐसी बातों का नहीं था। उसने खुद को संभाल कर बात का रुख फिर शेरो शायरी के मजे की तरफ मोड़ना चाहा, मगर क्यों? उसके दिल में यह ख्याल भी गूंजा, क्या मुझ में अभी भी फैसले की कुव्वत की कमी है, जो मैं बात के धारे को अपनी पसंद का मोड़ लेते देखकर घबरा गई हूं? या फिर मैं नवाब से वो रिश्ता रखना ही नहीं चाहती जो उनका मकसद है?
लेकिन नवाब का मकसद क्या है, यही तो मुझ पर नहीं खुल रहा। अल्लाह, मैं क्या करूं। दिल ही दिल में गौस पाक से मदद मांगकर उसने अपने चेहरे पर मुस्कान की हल्की सी लकीर पैदा की। फिर आंखें झुकाकर कुछ कहने वाली थी कि नवाब ने भी शायद उसकी कश्मकश को भांपकर उसे चुप रहने का इशारा किया और खुद ही कहा, छोटी बेगम, कोई सौदा ऐसा नहीं जो शुरू से आखिर तक पुख्ता और मीठा रहे। फिर वो खुद एक पल के लिए रुके। सख्त नरम, भीगा सूखा, मीठा कड़वा, सभी राह में आता है। लोग तो पूरी बातों को सब कुछ देखकर हुक्म लगाते हैं, हम तो सिर्फ इसलिए कह रहे हैं कि हमें भी कुछ मुद्दत आजमा देखिए। हम आपके ताबेदार न सही, लेकिन आपकी मर्जी के बाहर जाने का इख्तियार रखने वाला खुद को नहीं पाते। छोटी बेगम के जी में फिर लहर सी उठी। उसके दिल में आया, पूछे लेकिन कितनी मुद्दत तक, और उस मुद्दत के बाद मेरा क्या होगा। लेकिन उसके ख्यालों के समंदर का पानी बहुत जल्द थपेड़ों की हालत से बदलकर ठहराव, या अगर ठहराव नहीं तो फिर गहराई में शोरगुल और सतह पर मुस्कुराती सी अटखेलियां खेलती हुई जंजीरों जैसा हो गया। यह बात उससे छुपी न थी कि नवाब आज की महफिल में मामले को किसी न किसी राह से देर तक के लिए तय कर लेना चाहते हैं। वजीर के चाहने वाले शायद और भी थे, और शायद नवाब को अंदेशा था कि अगर उन्होंने वजीर को जल्द से जल्द अपने हरम में नहीं पहुंचाया तो आगे की राह पेचीदा और गैर यकीनी हो सकती है, और वजीर के दरवाजे शायद मजबूरी में या शायद लगाव की वजह से किसी और पर खुल सकते हैं। लेकिन वजीर को भी अपनी राह साफ नजर नहीं आ रही थी। अब वह 6 साल पहले की आगा पीछा न देखने वाली, लेकिन शौक के जज्बों और दिल को संवारने की हवस में चूर 14-15 साल की हसीना न थी, और ना नवाब शमसुद्दीन अहमद ही अपनी तमाम दिलकशी और दिल आरामी की अदाओं के बावजूद वो अजनबी, नए और रहस्यमय प्रेम सागर थे जिसकी लहरें मास्टर्न ब्लैक के इशारों कनायों के रूप में वजीर खानम को पहले ही रोज से शराबोर करती आ रही थी। जिंदगी, शादी ब्याह और घरदारी के बहुत से उतार चढ़ाव अब वजीर के ऊपर से गुजर चुके थे। अब वो आंखें बंद करके या आंखें खोलकर ही सही इश्क और आशिकी के समंदर में कूद पड़ने के लिए खुद को तैयार न देखती थी, चाहे वो कितना ही उथला नजर आता हो। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो वही था जो वजीर के दिल ने सबसे पहले पूछना चाहा था। आजीवन कैद के मानी नवाब शमसुद्दीन अहमद की नजरों में क्या थे। शमसुद्दीन अहमद उसकी तरफ इंतजार मगर सब्र भरी निगाहों से देख रहे थे। पिछली 1-2 घड़ी के दौरान कभी कभी पर्दों को हल्की सी जुम्बिश भी हुई थी। शायद नौकर चाकर मालूम करना चाहते थे कि खासा चुने जाने का हुक्म कितनी देर में जारी होने की संभावना है। लेकिन यहां तो दोनों ही अपनी अपनी दुनिया में कैद थे, किसी को बाहर की सुध न थी। वजीर के दिल में किसी ने सरगोशी की, लेकिन सरगोशी कुछ इतनी ऊंची थी कि एक लम्हे के लिए वजीर का चेहरा जर्द पड़ गया कि कहीं नवाब ने सुन न लिया हो। अचानक फैसला करके वजीर खानम सीधी खड़ी हो गई। नवाब ने एक लम्हे के लिए लगभग घबराहट के आलम में सोचा, यह क्या हुआ? और फिर नाराजगी की भी एक तेज चुभती हुई गर्म लहर उनके पूरे बदन में दौड़ गई। छोटी बेगम की ये जुर्रत कि इस तरह बेइजाजत और बातचीत के पूरा हुए बगैर खड़ी हो जाएं। वो पहलू बदल कर उठने या कुछ कहने ही वाले थे कि वजीर ने लखनऊ वालों की तरह आजिजी से हाथ जोड़े और बोली, मैंने तो आपको अपना वली, अपना आका, अपना साहिब बहुत पहले ही मान लिया था, लेकिन आपको किसी चीज की जरूरत नहीं और मैं एक भिखारन। आपका करम बेहिसाब और आपकी मेहरबानी बेनिहायत की मुझे को तलब करते हैं,
और वो भी इस तरह कि मुझे तो अमीर और खुद को कटोरे वाला करार देते हैं और दाता होते हुए भी भिखारी का रूप भरने का मोहब्बत भरा खेल खेलते हैं। बंदी आपके हाथों बिन दामों बिकी हुई है और आपके नाम की माला जपती हुई अपनी सारी नामराद जिंदगी जी सकती है। लेकिन नवाब शमसुद्दीन अहमद आधा उठे और उन्होंने हाथ बढ़ाकर वजीर खानम का दामन पकड़कर कहा, लेकिन क्या आप हमसे और क्या तलब करती हैं वजीर खानम? या आपके दिल में कहीं कोई रुकावट है? हमारे बारे में कोई शक है? नहीं तो जिंदगी भर हमारा नाम लेकर जीने के दावे को हम क्या समझें? फिर ये भी तो गौर फरमाएं कि कोई कितने रोज जी सका है और चंद रोजा उम्र की कितनी मुद्दत है। यह कहते कहते नवाब भी उठे और एक कदम बढ़ाकर वजीर के बिल्कुल करीब आ गए। उन्होंने आहिस्ता से वजीर की कमर में हाथ डालकर उतनी ही आहिस्तगी से उसे अपनी तरफ खींचा और चाहा कि मुंह चूम ले, लेकिन वजीर ने एक कदम पीछे होकर हाथ बांध लिए और बोली, सरकार, मेरा सब कुछ आपका है। सब कुछ आप पर कुर्बान भी करना पड़े तो मैं हंसती खेलती उस घाट से भी उतर जाऊंगी। मैं आपसे दूर भी आपकी होकर रह सकती हूं, लेकिन अगर सरकार मुझे अपनी सुनहरी छांव में ही लेना चाहते हैं तो ज़ह नसीब। लेकिन हुजूर, एक बात पर गौर फरमा लेते तो बंदी पर बड़ा एहसान होता। इस वक्त नवाब ने वजीर के चेहरे पर कुछ ऐसी आब, कुछ ऐसी शान और साथ ही साथ कुछ ऐसी रोशनी झलकती हुई देखी जिसे वे रूहानी नहीं तो दिल की रोशनी जरूर कहने पर मजबूर थे। उन्होंने वजीर की आंखों में देखने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने उसका तमतमाया हुआ चेहरा देखने की ताब खुद में न देखी। नजरें झुकाए झुकाए वो बोले, अब तो शायद कोई बात गौर के लायक रही ही नहीं छोटी बेगम, लेकिन फरमाएं, मैं पूरे ध्यान से सुन रहा हूं। मेरा अहवाल सरकार से छुपा हुआ नहीं। मैं क्या थी, लेकिन तकदीर ने या शायद दिल ने मुझे कुछ और बना दिया, किसी और ही जगह पहुंचा दिया। मैं अपने ख्याल में थोड़ी बहुत और बहुतों के ख्याल में बहुत कुछ थी, लेकिन फिर आसमानी जल्लाद ने मेरे साहब का सर काटकर राजपूताने के मरुधर में फेंक दिया। मेरे बच्चों को मुझसे छीन लिया। इसमें न मेरा दोष ना आपका, लेकिन अब किस्मत मेरे पिछड़े हुए कारवां को आपके ऊंचे आस्ताने पर लाई है, तो उसे ठहरने और रुकने की जगह भी चाहिए। नवाब के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। उनकी आंखों में कुछ मोहब्बत की सी रोशनी चमकी। उन्होंने फिर चाहा कि आगे बढ़ें और इस बार तो वजीर को आगोश में ही ले लें, लेकिन वजीर अपनी जगह पर कुछ इस तरह खड़ी रही कि नवाब फिर ठिठक गए। फिर भी उन्होंने हाथ बढ़ाकर वजीर का दामन छुआ और बोले, बीबी, तुमने मुझे गनी और खुद को फकीर कहा। तुमने सुना नहीं, ख्वाजा मीनाजद बसीमो जर गदा तबे बलास्त, ख्वाजा अबाशद कि दर महरो वफा दरवेश नीस्त। मतलब अमीर घमंड करता है सोने चांदी पर, मगर वो बेहद भिखारी मिजाज का है। अमीर तो दरअसल वो है जो मोहब्बत और वफादारी में भिखारी जैसा ना हो। इंशाअल्लाह तुम मुझे मोहब्बत और वफादारी में भिखारी न पाओगी। जिंदगी मौत का कुछ भरोसा नहीं, ये मैं पहले ही कह चुका हूं, और यह भी जानता हूं कि भाई वल्लाह तुमने मीर साहबो किबला का तो शेर सुना होगा। नवाब शमसुद्दीन अहमद एक पल रुके, गोया जवाब की उम्मीद कर रहे हों। वजीर उसी तरह नजरें झुकाए और हाथ बांधे खड़ी थी, लेकिन नवाब ने जब उसका दामन छुआ तो वो कुछ अनायास से उनके करीब आ गई। अब वो दोनों बिल्कुल
पास पास खड़े थे। वजीर ने जवाब दिया, सरकार किस शेर को पूछते हैं? मैंने पहले सुना भी हो तो सरकार की ज़बान मुबारक से शेर सुनने का लुत्फ ही और है। इरशाद फरमाएं। इस बार नवाब ने हाथ बांधकर खरखराती हुई आवाज में, जिसमें गिटकरी की गमक थी, शेर पढ़ा। मीर जहां है मकाम मीर खाना, पैदा यहाँ का ना पैदा है। आओ यहाँ तो दाव नखुस्ती, अपने तई ही खो जाओ। नवाब फिर एक लम्हे रुके, गोया कुछ सोच रहे हो। खानम, आपने एक दांव लगाया। शुरू में तो आपके मोहरे खूब चले, लेकिन बाद में ठिठक गए। तो क्या हुआ? चलिए एक बार और कायनात के मकामीर खाने में अपनी गोट फेंकिए। फिर उन्होंने फारसी का मिसरा पढ़ा। अपनी चाल चलिए और गोट फेंकिए, क्योंकि अब आपकी गोट 11वें घर में पहुंचने वाली है। अल्लाह बड़े बड़े काम बनाने वाला है। वजीर के दिल में नाराजगी की एक लहर सी उठी। उसे अपना गला रुंधता हुआ महसूस हुआ। तो नवाब को निकाह की जरूरत न थी। वो पेड़ के नहीं, सिर्फ फल के खरीदार थे। लेकिन इस बात पर मायूसी कैसी और नाराजगी क्यों? आस बेआस तो लगी ही रहती है। नवाब भी यही बात तो अपने फारसी अरबी लफ्जों में कह रहे थे। ये मामले सुपुर्दगी और मिलन के नहीं, सौदागरी के थे। उसकी खामोशी देखकर शमसुद्दीन अहमद ने समझा कि अब कोई बात वजीर के दिल में नहीं है। मैंने अपनी मंशा जाहिर कर दी है और वजीर खानम को भी इस सिलसिले में कुछ और कहना नहीं है। वजीर को मेरा कहा कबूल है कि नहीं, ये बात मुझ पर अभी जाहिर नहीं है, लेकिन उम्मीद है कि जल्द खुल जाएगी। खैर, इस बाबत अभी क्या सोचना है और क्या सोचना है। उन्होंने वजीर की तरफ देखा और बोले, क्यों साहब, खाना चुनवाया जाए? खाना आप किस वक्त नौश फरमाना पसंद करती हैं? वजीर को अपने और नवाब के बीच एक पर्दा सा गिरता महसूस हुआ, लेकिन इस पर उसे हैरत नहीं हुई। उसे मालूम था कि मामूली दुआ सलाम से लेकर जिस्म और जान के एक होने के बीच अजनबियत के कई दर्जे और कई मंजिलें हैं। इस पर रंज तो ठीक था कि रंज तो जिंदगी का लाजमी हिस्सा है, लेकिन हैरत का कोई मकाम यहां न था, और खासकर उस जैसियों के लिए जिन्हें अपने फैसले खुद करने होते थे। सरकार जब खिलवा दें, उसने मुस्कुराकर कहा, लेकिन फिर जरा से तंज के लहजे में बोली, हम तो दरवाजे पर सवाली हैं। नवाब की पेशानी पर नाराजगी की हल्की सी गिरह आई, लेकिन फौरन ही गायब हो गई। उन्होंने जोर से ताली बजाई और जब चौबदार ने अंदर आकर सलाम किया तो उसे हुक्म दिया कि खाने के कमरे में खाने का एहतमाम किया जाए। तो दोस्तों, ये था 34वां बाब। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और हाँ, हाइप करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगला बाब हम जल्द ही लाएंगे। सुनने के लिए शुक्रिया।